मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आप सबका फाइनल के लॉ में। आज हमारा अगला चैप्टर है। आज के हमारे चैप्टर की सीरीज ऑफ सेक्शंस है 128 से 138, 128 से 138 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज के अकाउंट्स कुल मिलाकर 11 सेक्शंस में हैं, सेक्शन 128 से 138 तक। सब लोग इकट्ठा हो जाएं, फटाफट रेडी रहें और अब हम शुरू करेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। एज यूजुअल ये फाइल टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं। और आज हम सबको मैसेज भेज देंगे एक ऐसे लिंक का जहां पर आपको नोट्स रोजाना के रोजाना मिल जाया करेंगे, अपने आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको डेली पीडीएफ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों के पास पहुंच गया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा वो भी अपने चैप्टर की शुरुआत करें। आप जानते हैं कि आप अपने नोटबुक पे भी हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पीडीएफ ही आपके पास हो तभी आप लिख पाएंगे। इस पीडीएफ में हेडिंग लिखी रहती है, बॉक्सेस बने रहते हैं और हम वहां पर लिखते रहेंगे एक एक करके। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे सब लोग बता दीजिए, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? फिर अपना शुरू करते हैं। लाइव एट होम के सॉफ्टवेयर से जो लोग देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, आपके पास भी चैट बॉक्स की सुविधा है, आप भी वहां पर क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं मेरे साथ। तो ऐसा वन वे कम्युनिकेशन रखने की जरूरत नहीं है, वी ऑल कैन टॉक टुगेदर। प्लीज प्रोसीड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल राइट, यस। इंद्रजीत कह रहे हैं डिपॉजिट और अकाउंट। अकाउंट है दोस्तों, डिपॉजिट के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हमें करनी है आज शाम 4:30 बजे। आपको याद होगा टीटीएस में शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक का जो हमारा स्लॉट है उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें आज डिपॉजिट की प्रैक्टिस है और वो आपके लिए अवेलेबल रहता है यूट्यूब पर, आप लाइव के बाद भी देख सकते हैं। यहां पर जो हमारा मेन चैप्टर आज कर रहे हैं हम, उसका नाम अकाउंट्स है। गुड मॉर्निंग। ऑल राइट, चलो देखो, सबसे पहले हमारे सामने है सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। आपको 128 और 129 में सबसे पहले डिफरेंस समझना चाहिए। 128 और 138, 129 ये दोनों सेक्शंस अलग अलग हैं। 128 का नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और 129 का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब कभी भी आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, वो फाइनल अकाउंट्स नहीं होता। और ट्रायल बैलेंस के बाद की जितनी चीजें हैं, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी, वो जो कागज हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। मैंने आपको ये इसलिए बताए कि आपको पता होगा, वैसे आप फाइनल में हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देने में कोई नुकसान नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए। विशाल दरवाजा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस तक होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ट्रायल बैलेंस के बाद की चीजें होती हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम सबसे पहला सबसेक्शन पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी के लिए हम पढ़ेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो ये सेक्शन है ये किसके ऊपर अप्लाई होता है। लिखें आप, एवरी कंपनी needs to prepare books of accounts। हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं। एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एवरी कंपनी मतलब इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। इसमें यह नहीं सोचना आपने कि पब्लिक कंपनी बनाएगी या प्राइवेट कंपनी बनाएगी, होल्डिंग कंपनी बनाएगी या सब्सिडरी कंपनी बनाएगी, लिस्टेड बनाएगी या अनलिस्टेड बनाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बनाएगी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी बनाएगी, फॉरेन कंपनी बनाएगी या डोमेस्टिक कंपनी बनाएगी। किसी भी प्रकार की कंपनी हो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी इन नेचर है। और फिर इनकम टैक्स में भी लिखा है कि बनाने हैं, जीएसटी में भी लिखा है कि बनाने हैं। भाई आप ये तो कह सकते हो कि भाई हमारा टर्नओवर कम है, हम जीएसटी में रजिस्टर नहीं होते, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हम इनकम टैक्स में रजिस्टर नहीं है। हर कंपनी का अपना पैन कार्ड होता है,
हर कंपनी का अपना पैन नंबर होता है, तो उनके लिए तो ये कंपलसरी है, राइट? हर कंपनी के लिए कंपलसरी है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। दूसरा हमारा जो विषय है वो है प्लेस ऑफ कीपिंग, कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने तो हैं, चलो बना लिए, अब हमें उन्हें कहाँ रखना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन तो कर लिए, अब उनको रखना कहाँ पर है? तो आइडियली, जनरली, कॉमन सेंस ये कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ही तो रखेंगे, और कहाँ रखेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मेरी एक प्रैक्टिकल समझिए क्या है। जैसे हमारी कंपनी नई नई रजिस्टर हुई, तो पहले दिन तो हमारे पास लाखों करोड़ रुपए होते नहीं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास कंपनी खोलने के बाद बहुत सारा फंड हो। भाई जरूरी नहीं ना कि टाटा बिरला महिंद्रा गोदरेज ही नई कंपनी खोलेंगे, एक आम इंसान भी तो नई कंपनी खोल सकता है। तो जरूरी थोड़ी है पहले दिन उसके पास बहुत सारे पैसे हों। तो शुरू में रजिस्टर्ड ऑफिस ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन जैसे 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 हमारी कंपनी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी कंपनी के पास फंड इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हमारे एमडी को वो ऑफिस छोटा लगने लगता है, फिर हमारे चेयरमैन को लगता है यार कहाँ बैठे हैं गलियों में, नरीमन पॉइंट मुंबई में चलते हैं। उसको लगता है कि अरे यहाँ बैठकर क्या फायदा, नेहरू प्लेस के बड़े से टावर में ऑफिस खोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि रजिस्टर्ड ऑफिस शुरुआत में अक्सर एक ऐसी जगह खोला जाता है जहां पर कंपनी का खर्चा कम रहे, लेकिन धीरे धीरे कंपनी अपने नए ऑफिस खोल लेती है कॉर्पोरेट ऑफिस के नाम पर। चेयरमैन वहां बैठने लगते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर वहां बैठने लगते हैं, कंपनी की सारी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो वहां बैठने लगती है, तो उसको तो अकाउंट्स वहां चाहिए होंगे। तो आप ऐसा करो कि रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख लो और कहीं और पे ही रख लो, आप दोनों जगह रख लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस में तो आपको रखने ही पड़ेंगे भाई, छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, दूर हो या पास, रजिस्टर्ड ऑफिस ही आपकी कंपनी का वो ऑफिस है जिसके बारे में जानकारी भारत सरकार को है। तो अगर उन्होंने मान लो कोई डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे, कोई इंस्पेक्शन करना होगा, कुछ देखना होगा, कुछ पूछना होगा, तो वो तो वहीं आएंगे। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में डॉक्यूमेंट रखना मैंडेटरी है। इट इज कंपल्सरी टू कीप ऑल द अकाउंट्स एट रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है? तो प्लेस ऑफ कीपिंग में लिखिए, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स is registered office. Place of keeping books of accounts is registered office. वहां आपको रखने होंगे, right? Board of directors may decide to keep them elsewhere as well. कहीं और भी रखना है तो आप रख सकते हो। Board of directors may decide to keep them elsewhere as well, but it should be informed. But it should be informed to ROC in 7 days. मतलब क्या हुआ इसका कि आज जैसे आपने शिफ्टिंग का डिसीजन ले लिया, आज आपने कहीं और रखने का डिसीजन ले लिया, तो बोर्ड मीटिंग में लिया होगा ना, उसके 7 दिन में आपने इन्फॉर्म करना होता है आरओसी को कि भाई हमने अपने अकाउंट्स यहां से ले जाकर वहां रख दिए हैं, यहां पे भी रखेंगे, वहां पे भी रखेंगे, ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो प्लेस ऑफ कीपिंग हमारे सामने क्लियर हो गया। सेक्शन 128 में अगली बात ये थी कि अकाउंट जो हम बनाएंगे वो कहां रखेंगे, तो हमने रख लिया कि भाई यहां रखेंगे, ठीक है? चल अगला है फाइनेंशियल ईयर वर्सेस कैलेंडर ईयर। देखो हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसको इंडिया के हिसाब से ही अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। मान लो किसी विदेशी कंपनी ने भारत में सब्सिडरी खोली, मतलब उसके पास भारत की कंपनी लॉ का रजिस्टर्ड नंबर है ना। मान लो कंपनी रजिस्टर नहीं हुई यहाँ पे, यहाँ विदेशी कंपनी का कोई एक ऑफिस है, उसके बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ है। ऐसे समझो जैसे कोई कंपनी अमेरिका में खुली और उसका थोड़ा बहुत बिजनेस चेन्नई में इंडिया में है, तो चेन्नई में उसने कोई नई कंपनी नहीं खोली, उसने उसी फॉरेन कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस खोल दिया। उस ब्रांच ऑफिस की बात हम नहीं कर रहे यहाँ पर। मान लो चेन्नई में एक नई कंपनी खोली जाए विच शैल बी सब्सिडरी ऑफ द फॉरेन कंपनी, तो वो कंपनी जो भारत में खुल गई, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस भारत में हो गया, वो इंडियन कंपनी हो गई ना।
तो जब वो इंडियन कंपनी हो गई तो इंडिया के हिसाब से चलेगी। तो इंडिया में क्या फॉलो होता है, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर? बट ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर। लिखो, कंपनी शैल फॉलो, कंपनी शैल फॉलो फाइनेंशियल ईयर सिस्टम, company shall follow financial year system to maintain books of accounts। अब जो फाइनेंशियल ईयर का मतलब है वो मैं चाहता था कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है। सर कैसी बात कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर का मतलब तो हमको पता है। सर कहाँ पता है? फाइनेंशियल ईयर में आज भी लोगों को मैंने देखा है फाइनल में बैठ के भी कंफ्यूजन होता है लोगों को। फाइनेंशियल ईयर तो वो एक बेसिक फैक्टर है जो आपको इंटर में भी पता होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर उसे नहीं कहते जो 1 अप्रैल को शुरू होता है। फाइनेंशियल ईयर उसे कहते हैं जो 31 मार्च को खत्म होता है। कंपनी मान लो नई नई खोली है तो कोई मुहूर्त देख के थोड़ी खुलती है जो 1 अप्रैल को ही खुलेगी। अगर आप फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़ोगे, कंपनी लॉ में सेक्शन 2 में है, तो फाइनेंशियल ईयर उसे नहीं कहते जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। सिर्फ इतना लिखा है उसमें कि फाइनेंशियल ईयर उसे कहते हैं जो 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब शुरू कभी भी हो, खत्म तो वो 31 मार्च को ही होगा। शुरू कभी भी हो, उसकी एंडिंग तो 31 मार्च को होगी। और एक लोचा और है, एक प्रॉब्लम और है, एक टेक्निकल पॉइंट और है। जो कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर है उसमें एक विशेष रूल है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। देखो, फाइनेंशियल ईयर में ध्यान रखना दोस्तों, एक तो तुम सीखो मेरे से फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सिस्टम, और बाकी सारे को हमने बोल दिया रेस्ट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की जो लैंग्वेज है डेफिनेशन की, उसका तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो मतलब समझो। जो हमारी कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है और जो हमारी कंपनी की जिंदगी के बाकी सारे फाइनेंशियल ईयर है, उसमें एक फर्क है। तो हमारी कंपनी के जो जिंदगी में हमेशा सारे के सारे जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो बड़े इजी हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च को बनते हैं, बात खत्म। उसमें कुछ सोचने की बात थोड़ी है। हमारी कंपनी के जीवन में पहला छोड़कर जो बाकी के फाइनेंशियल ईयर है वो तो स्टार्ट कब होते हैं? 1 अप्रैल, और एंड कब होते हैं? 31 मार्च। इसमें तो कोई मुश्किल है नहीं। हमारी कंपनी के जीवन के पहला साल छोड़कर उसकी जिंदगी में जितने बसंत आएंगे, उसके जीवन में जितने वर्ष आएंगे, उसकी जिंदगी जितनी भी चलेगी, टोटल के टोटल में जो रेस्ट फाइनेंशियल ईयर हैं, जिंदगी के सारे फाइनेंशियल ईयर हैं, वो 1 अप्रैल को शुरू होते हैं और 31 मार्च को खत्म होते हैं। इसमें कोई शक शुबा दिक्कत शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको। लेकिन जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों, ये जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर 2 केस होते हैं। मैं स्टार लगा देता हूं और यहां पर जगह बनाकर मैं लिख रहा हूं, केस 1 और केस 2। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारी कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर हम पढ़ेंगे तो हमें 2 लाइनें पढ़नी पड़ेंगी अलग अलग। हमारी कंपनी का जो पहला फाइनेंशियल ईयर है उसके 2 केस हैं, केस 1, केस 2। अगर हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, अगर हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? अप्रैल से, ध्यान से सुनिएगा, अप्रैल से दिसंबर के बीच में, तो पहला फाइनेंशियल ईयर कुछ और होगा। और अगर हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, अगर हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जनवरी से मार्च के बीच में हुआ तो फाइनेंशियल ईयर कुछ और होगा, पहला वाला। ध्यान से देखेंगे मैंने क्या कहा आपसे। अगर हमारी कंपनी का, अगर हमारी कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर हमें कैलकुलेट करना हो तो हमें पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है वो कब हुआ है। अगर हमारी कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर हमें सीखना हो तो इनकॉर्पोरेशन की डेट पता लगाओ। अप्रैल से दिसंबर एक कैटेगरी है, जनवरी से मार्च दूसरी कैटेगरी है। अप्रैल से दिसंबर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कभी भी हमारी कंपनी खुल सकती है ना। और जनवरी से मार्च मतलब
हमारी कंपनी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कभी भी खुल सकती है ना सर? अगर हमारी कंपनी, अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमारी कंपनी अप्रैल से दिसंबर के बीच में खुली, तो हमारा जो पहला फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कब होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट पे। और अगर हमारी कंपनी जनवरी से मार्च में खुली है, तो पहला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट पर। मतलब शुरुआत तो वही है। अगर हमारी कंपनी जनवरी से मार्च में खुले तो, और अप्रैल से दिसंबर में खुले तो, कभी भी खुले, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत, जिंदगी के पहले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत उसी दिन होगी जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ, क्योंकि उससे पहले तो हमारा जीवन शुरू ही नहीं हुआ था। हैप्पी बर्थडे जन्म जिस दिन हुआ वहीं से तो पहला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। लेकिन जो खत्म होगा वो जरा समझें आप, खत्म कब होगा? अपकमिंग 31 मार्च। अगर अप्रैल से दिसंबर हमारी कंपनी खुली है, तो दिसंबर के बाद जो भी मार्च आएगा, अपकमिंग 1-2 महीने बाद तो आ ही रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल से दिसंबर तक जब भी कंपनी खुली, अप्रैल से दिसंबर तक जब भी कंपनी खुली, आने वाली जो भी 31 मार्च होगी उसमें हमारा ईयर खत्म हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात देखिए, अब है दीवाने खास की बातें, अब है वो विशेष रूल जो आपको समझना है, फाइनल में है, आप संभालिएगा मेरी बात को। अगर जनवरी से मार्च हमारा कंपनी खोला है, तो वो एंड कब होगा? नेक्स्ट 31 मार्च। मैं उदाहरण भी बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए आप। यदि हमारी कंपनी जनवरी से मार्च में खुली है, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को खुल गई हमारी कंपनी, 1 जनवरी 2023 को हमारी कंपनी खुल गई। कब खुल गई? 1 जनवरी 2023 को। तो अगली मार्च कब आ रही है? 31 मार्च 2023 को। 1 जनवरी 23 को कंपनी खुली, तो 31 मार्च 23 को वो मार्च आ रहा है नेक्स्ट, उस पर क्लोजर नहीं होगा ना। 23 नेक्स्ट मार्च है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कब आएगा? मार्च 24। तो मार्च 24 में फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो सर ऐसे तो 15 महीने का फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्या करूं, रूल यही है। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो यही सच है। अगर आपको इसको समझने में जरा सी भी मुश्किल लग रही हो, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अभी करा के दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो प्लीज रेफर द डेफिनेशन। आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, आपको भरोसा हो जाएगा कि भाई सही कह रहा है सब कुछ। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से जरा समझते हैं। देखिए आप, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड। ये एग्जाम्पल के रूप में आप लिखिए, ये एग्जाम्पल के रूप में आप अपने नोटबुक पे कहीं पे लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल के रूप में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस दिन आएगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की टेन्योर क्या होगी। मान लो हमारी कंपनी खुली 4 अप्रैल 2023 को, तो पहला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 4 अप्रैल 2023। तो जब अप्रैल से दिसंबर कंपनी खुल रही है, इसका मतलब अप्रैल से दिसंबर है। यहां पे अप्रैल से दिसंबर के बीच में कंपनी खुलती है, तो जो भी अपकमिंग मार्च है, अपकमिंग मार्च कौन सी है? 31 मार्च 24 अपकमिंग मार्च है ना। तो बताइए पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? पहला फाइनेंशियल ईयर होगा 23-24। ठीक है, क्लियर हो गया पहला फाइनेंशियल ईयर। केस 2 देखिए, अगर हमारी कंपनी खुली 2 अक्टूबर 2023 को, तो हमारी कंपनी अप्रैल से दिसंबर के बीच में खुली, तो पहला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 2 अक्टूबर 23 को, और खत्म कब होगा?
31 मार्च 24 को, तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर भी क्या कहलाएगा? 23-24, है ना? समझ आ गई बात? अब केस 3 देखिए। मान लीजिए हमारी कंपनी खुली 31 दिसंबर 23 को, अप्रैल से दिसंबर के बीच में ही है ना? अप्रैल से दिसंबर के बीच में ही तो है। तो कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 31 दिसंबर 23 को। और खत्म कब होगा? अपकमिंग मार्च जो भी आ रही है। अपकमिंग मार्च कब आ रही है? 31 मार्च 24 को। तो पहला फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक हुआ? 23 से 24, है ना? अब देखने की बात है, कमाल अब होगा, विशेष बात अब आएगी समझ आपको। अगर हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? देखिए 1 जनवरी 24 को। सिर्फ एक दिन का ही तो डिफरेंस है इन दोनों में। इन दोनों में केवल एक दिन का ही तो डिफरेंस है। तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तो 1 जनवरी 24 को ही होगी। अब इसके बाद जो अपकमिंग मार्च है वो नहीं लेनी है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मार्च लेनी है। अगर हमारी कंपनी का जन्म जनवरी से मार्च के बीच में हुआ, जो कि यहां पर केस है ये वाला, तो जो अपकमिंग मार्च है वो इग्नोर करनी है। उसके बाद वाली जो मार्च आएगी वो वाली लेनी है। देखो आप कैसे, 31 मार्च यहां पर आपको लेनी है क्या? 25। और फाइनेंशियल ईयर यहां पर क्या बनेगा? 24-25। अगर हम गलती से 24 ले लेते, मैं लिख के दिखाता हूं, मान लो गलती से आप ऐसा कर देते 31 मार्च 24 लिख देते गलती से, जो कि अपकमिंग है, तो आप जरा सोच के बताइए फिर यहां पर फाइनेंशियल ईयर क्या होता? 24-24। 24 में शुरू हुआ, 24 में खत्म हुआ। दिस इज नॉट अलाउड। समझे आप? ये अलाउड थोड़ी है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा कपलेट में होता है। कपलेट मतलब जोड़े में होता है। फाइनेंशियल ईयर कैसे बोला जाएगा? 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, ऐसे ही तो होता है। कभी सुना है आपने फाइनेंशियल ईयर हो रहा है 24-24, फाइनेंशियल ईयर 23-23, फाइनेंशियल ईयर 22-22, फाइनेंशियल ईयर 24-24? ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर 1 जनवरी 24 को हमारी पहला फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और एक 24 के ही मार्च में खत्म कर देंगे, तो 24 और 24 लिखना पड़ेगा आपको फाइनेंशियल ईयर में, विच इज नॉट करेक्ट। तो पहले आप सब लोग मुझे यस और नो बताइए कि आपको समझ आया सबको कि नहीं? प्लीज बताइए। इंद्रजीत, निमिषा, संदेश, परवेज, अनप्लैंड गाय। इंद्रजीत पूछ रहे हैं डिपॉजिट का क्या हुआ? अरे हमने अभी अभी बताया। यस प्लीज बताइए, सबको समझ आ गया ये सब कुछ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहला फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, पहला फाइनेंशियल ईयर हमें समझ आ गया। तो हम यही बताना चाहते थे कि जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल ईयर वर्सेस कैलेंडर ईयर, उसमें हमें जो अकाउंट्स बनाने होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाने होते हैं। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमने अकाउंट्स सीखेंगे, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही हमें अकाउंट्स प्रिपेयर और प्रेजेंट करने होते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन पहले फाइनेंशियल ईयर के लिए विशेष रूल था जो हमने सीख लिया। वेरी गुड, ओके। चलो, मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर। पता कैसे चलेगा कि जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं? हमने जो अकाउंट्स बनाने चाहिए वो हमेशा ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। हमेशा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। तो कब माना जाएगा कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर हैं? कैसे पता चलेगा कि हमारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर हैं? वो जरा देखिए आप। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 128, मतलब यही वाला सेक्शन, must be true and fair. Must be true and fair, which means they should be prepared
which means they should be prepared as per requirement of this section, as per requirements of this section. क्या रिक्वायरमेंट है इस सेक्शन की? इस सेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है? डबल एंट्री सिस्टम, प्लस एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, हाँ जी सर। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 128 must be true and fair, which means they should be prepared as per requirements of this section. डबल एंट्री सिस्टम और एक्रूअल बेसिस, ये दो बड़ी रिक्वायरमेंट है इस सेक्शन की। आप अगर अपने अकाउंट्स डबल एंट्री की जगह सिंगल एंट्री से बनाते हैं तो वो ट्रू एंड फेयर नहीं माने जाएंगे। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूअल की जगह कैश बेसिस पर बनाते हैं तो वो ट्रू एंड फेयर नहीं माने जाएंगे। अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर मानने के लिए, अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर बनाने के लिए जिस सेक्शन को हम पालन कर रहे हैं उसका संपूर्ण पालन होना चाहिए। अगर आप उसका पूरा पालन करते हैं तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके हमेशा ट्रू एंड फेयर माने जाएंगे। ये जो ट्रू एंड फेयर का शब्द है आपको एक बार और मिलेगा थोड़ी देर बाद, सेक्शन 129 में भी ये मिलेगा, 129 में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ट्रू एंड फेयर आएगा, वहां पर भी सेम खेल है। सेक्शन 129 में भी लिखा होगा कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारे P&L और बैलेंस शीट है, वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। तो ट्रू एंड फेयर कैसे मानेंगे कि ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर मानेंगे हम किसके हिसाब से बताइए? ट्रू एंड फेयर हम मानेंगे अपने 129 के कंप्लायंस से। सेक्शन 129 कहता है कि जब भी P&L और बैलेंस शीट बनाओ तो शेड्यूल 3 में एक डिजाइन है बैलेंस शीट का, शेड्यूल 3 में एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। शेड्यूल 3 नाम से एक टेबल है जिसमें P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आप उसे फॉलो करिए। और अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो फिर आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर हो जाएगी। अगर आप उस फॉर्मेट को अपना लेते हैं तो आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर हो जाएगी। बस वही काम यहां पर है। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए कि ट्रू एंड फेयर किसे कहते हैं। आप लोगों में से अगर किसी ने ऑडिट में ट्रू एंड फेयर सुना हो तो ऑडिट में ट्रू एंड फेयर शब्द कुछ और भी कहता है। ऑडिट में ट्रू एंड फेयर शब्द कहता है कि जो ऑडिट में हम चेकिंग करते हैं, हमें ये चेक करना चाहिए कि कोई अंडर वैल्यूएशन तो नहीं है, कोई ओवर वैल्यूएशन तो नहीं है, कुछ कंसीलमेंट तो नहीं है, कुछ छिपाया तो नहीं गया, एंड कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे। ये सब कुछ अगर हम चेक कर लें और हमारे आंसर्स पॉजिटिव आए कि सब कुछ बहुत बढ़िया है इस कंपनी में, यहाँ पर तो कुछ अंडर वैल्यू में नहीं है, कुछ ओवर वैल्यू में नहीं है, कुछ छिपाया नहीं गया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा पालन किया गया, तब हम कहेंगे एज ऑडिटर कि भाई जिन अकाउंट्स की हम चेकिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ट्रू हैं, फेयर हैं। ओके, चलो अगला देखना है सर ब्रांच अकाउंट्स। देखो क्या है ब्रांच अकाउंट्स में हमने ये पढ़ा होगा अकाउंट्स के टॉपिक में, अकाउंट्स के चैप्टर में जब आप इंटर में रहे होंगे कि ब्रांच डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों प्रकार की होती है। ब्रांच ऐसी भी होती है जो अपने अकाउंट्स बनाती है, ब्रांच ऐसी भी होती है जो अपने अकाउंट्स नहीं बनाती। लॉ में ऐसा नहीं, कंपनी लॉ में कम से कम ऐसा नहीं। कंपनी के अलावा कोई और बिजनेस स्ट्रक्चर हो, पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो और वहां पर आपकी कई सारी ब्रांचेस हो तो उनमें क्या होगा वो तो हमें नहीं पढ़ना। लेकिन अगर आपकी एक कंपनी है और उसकी कई ब्रांचेस हैं तो वो ब्रांचेस अपने अपने अकाउंट्स खुद बनाएंगी। वो ब्रांचेस हमेशा इंडिपेंडेंट रूप से बिहेव करेंगी। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, बच्चे को कभी भी ब्रांच अकाउंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अकाउंट्स वर्सेस लॉ में, अकाउंट में तो दोनों सिनेरियो पढ़ाए जाते हैं कि अगर ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद बनाएगी तो क्या होगा और अगर ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद नहीं बनाएगी तो क्या होगा। लेकिन कंपनी लॉ में फिलहाल सिस्टम क्या है कि ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद बनाएगी। अकाउंट्स में तो दोनों इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि कल को यहां लॉ बदल जाए, कल को सरकार कहने लगे नहीं नहीं ब्रांच अपने अकाउंट्स नहीं बनाएगी, हेड ऑफिस बनाएगा, तो फिर क्या दोबारा अकाउंट्स पढ़ने जाएंगे हम। इसलिए यहां पर जो ब्रांच अकाउंट शब्द है उसका मतलब समझने की कोशिश करिए।
ब्रांच अकाउंट्स का मतलब क्या है कि हर ब्रांच अपने अकाउंट खुद बनाएगी, फॉरेन ब्रांच हो तब भी, डोमेस्टिक ब्रांच हो तब भी, सेम शहर में हो तब भी, दूसरे शहर में हो तब भी। ठीक है, लिखो आप, लिखिएगा एवरी ब्रांच whether in India or outside India, every branch whether in India or outside India, भारत में या भारत के बाहर, shall be whether in India or outside India, shall be preparing and maintaining its own set of accounts, its own set of accounts, and only summary returns shall be sent by branch to head office. Every branch, whether in India or outside India, shall be preparing and maintaining its own set of accounts, and only summary returns shall be sent by branch to head office. केवल summary returns ही ब्रांच बनाकर, समरी बनाकर हेड ऑफिस को भेज देगी। यूं कहिए कि जो पूरे के पूरे साल ट्रांजैक्शंस होती हैं, रोजाना का जो जर्नल बनता है, जैसे हम अंग्रेजी में, हिंदी में, अरेबिक में रोजनामचा कहते हैं, वो तो रोजाना ब्रांच अपना खुद का बनाती रहेगी। रोजाना का लेजर हम खुद बनाते रहेंगे। रोजाना का लेजर हेड ऑफिस बैठ के क्या बनाएगा? ब्रांच में कितने रुपए की स्टेशनरी खरीदी गई भाई, कितने रुपए का डस्टबिन आया, कितने रुपए की सेल और परचेज हुई, इस बात का हिसाब हेड ऑफिस कहां तक रखता रहेगा? कानून है ये कि ब्रांच को अपने अकाउंट्स खुद बनाने हैं, ब्रांच अपने पैरों पर खुद खड़ी हो, लेकिन हेड ऑफिस को पता रहना चाहिए कि ब्रांच में क्या चल रहा है। तो ब्रांच उन अकाउंट्स की समरी बनाएगी और समरी बनाकर हेड ऑफिस में भेज देगी। ठीक है सर, चलो अगला है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में बस ये लिखना है कि जैसे हमारी कंपनियों में जब अकाउंट्स बनाए जाएंगे तो अकाउंटिंग के जो दो बेसिस हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, उसमें जो ड्यू बेसिस होता है एक्रूअल, जिसमें हम खर्चे ड्यू होने पर एंट्री कर देते हैं, जो ड्यू हो गया है हमें मिलना हो या देना हो, वो ड्यू बेसिस पर एंट्री होती है। जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन है तो वो इस साल का ना भाई। मान लो कोई हमारी इनकम इस साल में हो गई, एक्चुअल में कैश अगले साल में प्राप्त हुआ, तो वो अगले साल में प्राप्त हुआ कैश, लेकिन उसकी अकाउंटिंग तो इस साल हो जानी चाहिए ना, वो इस साल के P&L में क्रेडिट होना चाहिए। और अगर कोई खर्चा इस साल का है, भले ही हम उसका भुगतान अगले साल में करें, लेकिन वो डेबिट तो इस साल हो जाना चाहिए ना। वो चीजें यहां पर समझाई जा रही हैं, लिखें आप। एवरी कंपनी shall follow accrual basis, right? Full stop. इसी के आगे लिखिए even the government company, even the government company shall also follow accrual basis. सरकारी कंपनी भी एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करेगी। तो सर सरकारी कंपनी के लिए आपने विशेष क्यों लिखा? सरकारी कंपनी के लिए आपने अलग से क्यों लिखा? क्योंकि पता है आपको, सरकार जो अकाउंट्स बनाती है ना, वो कैश बेसिस पे बनाती है सरकार। गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनाती। भाई सरकार को क्या पता कि कितने रुपए का इनकम टैक्स तुम डिक्लेयर करोगे अपने ITR में, कितने का GST रिटर्न तुम दिखा रहे हो अपने रिटर्न में। तुमने कमाए 200 रुपए और तुमने दिखाए 100 रुपए, तो सरकार जब तक चेक करने नहीं आ रही तब तक तो उसे नहीं पता ना, तो उसकी एंट्री ड्यू बेसिस की हो ही नहीं सकती। तो क्योंकि सरकार अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पर बनाती है, इसलिए ये लोगों को शक है कि गवर्नमेंट मेक्स अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, सो probably government company also makes accounts on cash basis, but that's not true.
Government of India, state governments make the account on cash basis, but the government companies do not follow cash basis. They follow accrual basis, जैसा कि बाकी कंपनियां करती हैं. चलो, अगला है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट्स. राइट, लिखेंगे इट इज मैंडेटरी, it is mandatory for every company to maintain complete set of accounts. It is mandatory for every company to maintain complete set of accounts using double entry system. राइट, फुल स्टॉप. ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट कंपनीज. ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट कंपनीज. सरकार पता है अगर चाहे भी तब भी डबल एंट्री सिस्टम पर अकाउंट्स नहीं बना सकती और एक्रूअल बेसिस पर अकाउंट्स नहीं बना सकती. मान लो फैक्ट्री रजिस्टर इंस्पेक्शन, फैक्ट्री का जो लाइसेंस देता है ऑफिस लेबर कमिश्नर, मान लो फैक्ट्री का लाइसेंस इशू करना है सरकार को, तो उसे क्या पता कि कितनी फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं. जो भी लाइसेंस की एप्लीकेशन लाएगा वो अपने साथ पैसे लाएगा, तो हमें पता कब चला कि ड्यू हो गया. तो मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए कि डबल एंट्री यूज करे और एक्रूअल बेसिस यूज करे. ठीक है, अच्छा अब देखो आप पॉइंट नंबर 8, जो हेडिंग नंबर 8 है, ये लिखो आप, लर्न बाय हार्ट. इसे बिल्कुल रट लेना है. ये जो 9 पॉइंट लिखे हैं, ये जो 9 पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा नहीं था जो हमारा आप समझते, क्योंकि ये 9 के 9 पॉइंट मोनोटोनस थे, इसलिए मैं लिखा लिखाया ले आया इनको. जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम वो वाले नोट्स ना बनाएं जिनमें हमारा दिमाग नहीं लगना. क्या है ये टॉपिक? इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. सीएमए फाइनल के लिए तो बहुत अच्छी टॉपिक है ये. अगर तुमने सुना हो तो तुम्हें पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स बनाना कंपलसरी नहीं है. तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी चॉइस है. तुम जैसा चाहो वैसा अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, फिजिकल भी इलेक्ट्रॉनिक भी. या तो वो बड़े बड़े लेजर आते हैं, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, तुमने देखे होंगे. पुराने जमाने में वो बहियां चलती थी, बही खाता रेड कलर का आता है मार्केट में. वो आपकी मर्जी है कि आप मैनुअल अकाउंट्स बनाते हो या इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर यूज करते हो या फिर कागजों पर एंट्रीज करते हो. जैसे मर्जी वैसे कर लो. अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स बनाए तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. वो ये 9 बातें हैं. देखो बात सुनो, जब तक आग में नहीं कूद रहे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बचे हुए हैं. लेकिन अगर आग में कूद रहे हैं तो आग में कूदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है. आग में कूदते समय जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये 9 बातें हैं. क्या क्या वो 9 बातें हैं, जरा एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला कि जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक, वो एक्सेसिबल इन इंडिया होने चाहिए. ऐसा ना हो कि आप बोलो भाई हमारा तो अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, भारत में उसका रिट्रीवल नहीं हो सकता, भारत से वो एक्सेसिबल नहीं है. हम अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी को बोलते हैं, वो अकाउंट निकाल के मेल करेगी हमें. क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? अकाउंट्स कोई सी कंपनी मेंटेन करे आपके. कई कंपनियों में ना ऐसा होता है दोस्तों कि वो अपने कोर एरिया पे ध्यान देती हैं, और देना भी चाहिए. मान लो आईबीएम है, वो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पे ध्यान देगी, वो उसमें इनोवेशन लाएगी, वो उस पे काम करेगी. अब वो अकाउंटेंसी की जनरल एंट्री करती फिरे, तो उसने किसी दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स बनाने में बिल्कुल स्ट्रांग होगी उसको काम सौंप दिया कि चलो भाई डिलॉयट तुम हमारा काम करो. अब मान लो भारत सरकार इन्फोसिस से बोले, वो आईबीएम से बोले कि जरा तुम अपने लेजर का वो देना डिटेल,
डेटर और क्रेडिटर देखने हैं हमें तुम्हारे। आईबीएम कह रही है अरे अच्छा नहीं, हमारे को ना एक्सेस नहीं है उसका, हम अब उसको बोलते हैं डिलॉयट को, तो डिलॉयट का जो यूएस में ऑफिस है वो भेजेंगे हमें डिटेल्स, फिर हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। ये नहीं चलेगा, एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए। लॉग इन पार्टिसिपेंट डाला, एंटर करा, लेजर बाहर। दूसरा ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर, ये जरा मैं आपको बता दूं, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2023 ये मैंडेटरी है। ये क्या होता है मैं बता रहा हूं, ये वो होता है जिसने लोगों के दिमागों में दर्द कर रखा है पिछले 1 साल से। ये जो डेट है ना, पहले 2022 थी, अब ये 2023 हो गई है। ये क्या है कि जितनी भी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से अकाउंट्स बनाएंगी, जितनी भी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से अकाउंट्स बनाएंगी, वो क्या करती हैं वैसे, मान लो एक एंट्री पास कर दी, फिर उन्हें समझ आया कि हमने ये ट्रीटमेंट गलत कर दिया, तो उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स में एडिटिंग हो सकती है। अब मैनुअल रजिस्टर बनाते तो काटा पीटी करनी पड़ती ना, ओवर राइटिंग करनी पड़ती। इलेक्ट्रॉनिक में तो कब क्या एडिट हो गया सब समुद्र में पता खो गया, मिलता तो है नहीं। तो अगर मान लो जेन्युइनली कोई गलती हो और हम उसको रेक्टिफाई करें तब तो ठीक है, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो हमें कोई विंडो ड्रेसिंग करने का मन कर रहा हो, हमने अकाउंट्स बना दी और हमें किसी ने सलाह दी यार लुट जाओगे ऐसे, इनकम टैक्स ज्यादा बनेगा, ऐसा करो जनरल एंट्री रिवाइज कर दो, लेजर में चेंजेस कर दो। और मान लो हमने कर दिए, तो सरकार के लिए उसको पकड़ना मुश्किल था, इसलिए सरकार ने क्या सॉफ्टवेयर मैंडेटरी कर दिया, ऑडिट ट्रेल। ट्रेल मतलब स्टेप सारे। ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक बार सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग एंट्री हो गई और अगर उसे चेंज करोगे तो कब कब चेंज हुआ, किस आईडी से चेंज हुआ, कितने बजे चेंज हुआ, कितनी बार चेंज हुआ, उसका स्टेटमेंट निकल आएगा पूरा। और वो स्टेटमेंट डिसेबल नहीं हो सकती कंप्यूटर की सेटिंग में जाके, और जब बैलेंस शीट जमा होगी उसके पीछे वो स्टेटमेंट अटैच होगी। ये सॉफ्टवेयर सब बता देगा सरकार को कि आपने कब चेंजेस करे, और सरकार को जो चेंजेस अनयूजुअल लगेंगे उसका आपसे जानकारी प्राप्त कर लेगी। भाई ये एंट्री पहले ऐसे करी थी, अब ऐसे करी, क्यों करी तुमने, बताओ जरा। अब लोग कह रहे हैं यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, अब तो जो करना है एक ही बार में सोच समझ के करना है। तो ये सॉफ्टवेयर आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड होना चाहिए कंपलसरी। पहले इसकी लास्ट डेट, इंप्लीमेंटेशन डेट थी 1 अप्रैल 2022, अब कम से कम इतना है कि इसकी डेट 1 अप्रैल 2023 हो गई है, जो आने ही वाली है बस। अगला देखिए आप, तीसरा है मेंटेनेंस इन ओरिजिनल फॉर्मेट। अकाउंट्स की जो मेंटेनेंस है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में होगी, ऐसा नहीं है कि डाउनलोड करा तो कोडिंग चेंज हो गई। लेजिबल डिस्प्ले, देखने में समझ आए कि अकाउंट्स कैसे हैं। प्रॉपर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट की फैसिलिटी होनी चाहिए। बैकअप का जो सर्वर है वो भारत में होना चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा, एक बड़ी कंपनी का मालिक विदेश में है, बहुत बड़ी कंपनी। हिंदुस्तान में जब हाई कोर्ट में हियरिंग हुई फ्रॉड को लेके, उन दिनों वो नहीं था कंपनी लॉ नया वाला, तो जब हाई कोर्ट में हियरिंग हुई तो उस कंपनी के वकील ने बोला क्या करें जज साहब, हमारा बैकअप सर्वर मॉरिशस में था और वो पता नहीं क्या हुआ, मसा उड़ गया, कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा पूरा नहीं। हमारा बैकअप सर्वर वहां यूएस में था, पता नहीं वहां पर कौन सा वायरस आया और सारे सॉफ्टवेयर में सब कुछ उड़ गया। हमारे पास तो कोई अकाउंटिंग एंट्री का बैकअप ही नहीं है सर, बताओ क्या कर लोगे अब तुम। वो कह रहे हैं जो बैकअप है ना वो भारत में होना चाहिए उसका सर्वर, डेली बैकअप लेना कंपलसरी है, और आरओसी फाइलिंग करनी होगी आउटसोर्सिंग डिटेल्स की। आउटसोर्सिंग मतलब अभी बताया ना हमने आईबीएम का एग्जांपल। मान लो हमारी कंपनी अपने अकाउंट्स खुद नहीं बनाती, मान लो हमारी कंपनी अकाउंट्स किसी से बनवाती है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसकी मेंटेनेंस कोई और करता है, तो जो भी हमारे सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करता है उस सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वाली जो हमारी कंपनी है दूसरी वाली, उसके बारे में सारी जानकारी हमें सरकार को बतानी पड़ेगी।
कि वो कौन सी कंपनी है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, उसके पास क्या कैपेबिलिटीज है, कितना हमारे पास, कितना उसके पास वो है, क्या कहते हैं, टर्नओवर, कितनी पुरानी कंपनी है, हमने उसी को क्यों दिया अपने अकाउंट संभालने के लिए। बड़ा लंबा फॉर्म है सर वो। तो आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होगा, ये 9 बातें वहां पर आपको समझानी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स में ये 9 बातों का ध्यान रखना कंपलसरी है, ठीक है। चलो, सेक्शन 128 का एक सबसेक्शन जो है वो पूरा हो गया, सेक्शन 128 का एक सबसेक्शन हमारा हो गया, समझ आया। देखो भाई, अगला ब्रांच अकाउंट्स के बारे में डिटेल में अब अगला पैराग्राफ बात करेगा। वैसे ब्रांच अकाउंट्स के बारे में मैं अच्छे से आपको बता चुका हूं। देखो, ब्रांच अकाउंट्स अगर सच में इंडिपेंडेंट नहीं होगी ना तो बहुत प्रॉब्लम, ब्रांच के अकाउंटिंग में बहुत डिले हो जाएगा सर। अगर ब्रांच अकाउंट्स ब्रांच में नहीं बनेंगे तो एक्यूरेसी में बड़ी इशू आएगी। कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे हेड ऑफिस के लोग और ब्रांच के लोग? हर दूसरा वाउचर जिसकी एंट्री करनी होगी आपने वो दूसरे को भेजना पड़ेगा। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम के जमाने में इतना सारा मोबाइल नेटवर्क हो गया, मोबाइल मतलब सेलफोन वाला मोबाइल नहीं, मोबिलिटी वाला मोबाइल, इतना ज्यादा रिमोट वर्किंग का चलन और प्रचलन चल गया कि वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन नियम यह है कि ब्रांच के अकाउंट्स ब्रांच बनाएगी, भारत में हो या विदेश में। बस वो अपने समराइज्ड रिटर्न जो है हेड ऑफिस को रेगुलर इंटरवल पे भेजेगी, 7 दिन में, 14 दिन में या 30 दिन में, ये कोई रूल नहीं लिखा है। समय समय पर बस कोई भी पॉलिसी जो कंपनी की हो वो डिसाइड कर लो कि इतने दिनों में हम हेड ऑफिस को रिटर्न भेजेंगे, तो क्लियर हो जाएगी बात आपको। चलो, मैं बस एक ही लाइन में अपनी बात यहां पे लिख देता हूं क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। ब्रांच अकाउंट्स shall be maintained at branch only, और समराइज रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब इसमें लिखिए एट पीरियोडिक इंटरवल्स, एट पीरियोडिक इंटरवल्स, समय समय पर branch will send summarized returns, branch will send summarized returns to head office, right? इसमें लिखिए format of such summarized accounts is to be decided by company. लॉ में नहीं लिखा है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, is to be decided by company. क्लियर हो गई बात? इसे नोट कर लीजिए। At periodic intervals, branch will send summarized returns to head office. Format of such summarized accounts is to be decided by company. क्लियर हो गई बात? चलो, अब हम देखेंगे अगला सेक्शन 128 सब सेक्शन 3, ये इंस्पेक्शन के ऊपर है। इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर। अगला पैराग्राफ हमें बताएगा कि कंपनी के द्वारा मेंटेन किए गए अकाउंट्स को अगर इंस्पेक्शन करना हो, इंस्पेक्शन का मतलब हमेशा चेकिंग नहीं होता वो वाला कि भाई वो कोई इंस्पेक्टर आके चेक कर रहा है। हम मान लो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, हम मान लो कंपनी के डायरेक्टर हैं, और हम खुद अकाउंट्स नहीं बनाते, वो तो अकाउंट डिपार्टमेंट बनाता है, और हम देखना चाहते हैं अच्छा भाई क्या क्या एंट्री हो रही हैं, कितना हिसाब किताब आया गया, ये हम देखना चाहते हैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी। हमें कोई किसी पे शक नहीं है, तो क्या हम अकाउंट जाकर देख सकते हैं? उसका ये हेडिंग है इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को यह परमिशन है कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है, शेयर होल्डर को यह परमिशन नहीं कि वो जाकर इंस्पेक्शन कर ले।
सोचो कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर है, अगर सारे के सारे आकर अकाउंट्स देखने के लिए खड़े हो जाएं कंपनी के दफ्तर के बाहर, तो शायद बड़ी बड़ी रैलियों में इतने लोग नहीं होंगे जितने हमारे दफ्तर के बाहर खड़े हो जाएंगे। कैसे मेंटेन होगा लॉ एंड ऑर्डर? कहां तक बुलाते फिरेंगे हम इन लोगों को? ये चक्कर है। देखिए यहां पर ना ये जो सेक्शन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर साफ साफ लिखा है, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन्ड बाय कंपनी विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। लेकिन जो ये इंस्पेक्शन करेगा कौन करेगा? बाय एनी डायरेक्टर, सिर्फ डायरेक्टर करेगा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लिखें आप, इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स maintained by company including branch office can be inspected by director and only by director। राइट? केवल और केवल डायरेक्टर के द्वारा ऐसा हो सकता है। अगली हेडिंग हमारी है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स मतलब, ड्यूरिंग बिजनेस आवर का मतलब है कि आप इंस्पेक्शन करने तभी आएंगे जब कंपनी वर्किंग कंडीशन में है। मान लीजिए आप तो रात को 10 बजे फ्री हो रहे हैं क्योंकि डायरेक्टर साहब का अपना जिंदगी में बहुत काम है, और आप रात को 10 बजे फ्री हो रहे हैं इसलिए आप 10 बजे चाहते हैं कि कंपनी आपके लिए जगी बैठी रहे और आपको अकाउंट्स दिखाए। ये नहीं हो सकता ना। जितनी देर तक कंपनी ऑपरेशंस में है उतने समय में ही आपको आना होगा इंस्पेक्शन करने के लिए। ठीक है? कोई एक सवाल आया है लाइव में, ऑडिटर सिग्नेचर करेगा, किस पे सिग्नेचर करेगा? अभी तो ऑडिटर के साइन का कोई मैटर नहीं है। लिखिए, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स वो बैलेंस शीट के नीचे साइन होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे साइन होता है, वो 129 में आएगा। लिखिए आप, inspection can be undertaken only during business hours। इंस्पेक्शन केवल और केवल बिजनेस आवर्स में ही किया जा सकता है। इसके आगे लिखिए, बिजनेस आवर्स का एक मतलब होता है वैसे, बिजनेस आवर्स आर जनरली 9 AM to 6 PM but may vary from company to company। Business hours are generally 9 AM to 6 PM but may vary from company to company। मान लीजिए हमारी कंपनी केवल इंटरनेशनल फ्लाइट चलाती है, तो हमारी ज्यादातर फ्लाइट्स यहां पर रात में टेक ऑफ करती हैं। हमने क्या करा, 50% स्टाफ हमारा रात में बैठता है, 50% पूरा स्टाफ दिन में बैठता है। रात में भी अकाउंट डिपार्टमेंट खुलता है, दिन में भी अकाउंट डिपार्टमेंट खुलता है, तो कोई बात नहीं, फिर कभी भी आ जाओ, 24 घंटे बिजनेस आवर है हमारे। भाई ये तो बिजनेस के एक्यूमेंट पर निर्भर करता है कि हमें क्या करना चाहिए। मान लो हमने डिसाइड करा कि 9 to 6 की जगह में तो 6 to 2 बैठना चाहिए, तो सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक बैठने लगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो इंस्पेक्शन कैन बी अंडरटेकन ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स आर जनरली 9 AM to 6 PM but may vary from company to company। ठीक है, चलो अब है इंस्पेक्शन एट फॉरेन ब्रांच।
ये हो सकता है क्या? होना तो चाहिए भाई। ब्रांच विदेश में है, इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए। जब डायरेक्टर को तुमने ये परमिशन दे दी, जब डायरेक्टर को तुमने ये अधिकार दे दिया, जब डायरेक्टर को तुमने इस बात के लिए परमिशन दे दी कि जा अकाउंट चेक कर ले, तो फिर तो अकाउंट चेक करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वो चाहे इंडियन ऑफिस हो या फॉरेन ऑफिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया की कंपनी का डायरेक्टर मान लो विदेश गया हुआ है अपने खर्चे पे, तब भी मान लो कंपनी के खर्चे पे नहीं, अपने पर्सनल खर्चे पे वो लंदन में है इस समय, और वहां लंदन में अपनी कंपनी की ब्रांच में जाके घुस गया और वो इंस्पेक्टर बना फिर रहा, हाँ भाई तुम दिखाओ क्या चल रहा है, तुम दिखाओ क्या चल रहा है। ये नहीं चलेगा। विदेशी ब्रांच को दुखी मत करो, पता नहीं वहां के क्या नियम है, पता नहीं वहां के अकाउंट्स के क्या मेंटेनेंस के रूल है। भाई वहां की ब्रांच तो वहां के नियमों के हिसाब से बनाएगी ना पेपर जो भी उसको बनाने, वहां की ब्रांच तो वहां के नियमों का पालन करेगी ना, जैसे भी करना है। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी फॉरेन ब्रांच है उसका इंस्पेक्शन डायरेक्टर को अलाउड नहीं है। उसके लिए तो आपको वहां जाकर, मान लो आप कुछ देखना चाहते हो, कोई रीजन देगा ना डायरेक्टर, जस्टिफिकेशन देगा ना कि मैं देखना चाहता हूं कैश के क्या हालात हैं, मैं देखना चाहता हूं फिक्स्ड एसेट की क्या पोजीशन है। जो भी तुम देखना चाहते हो विदेश की ब्रांच में हमें लिख के दो, हम वहां से मंगा के देते हैं तुम्हें जानकारी। समझे आप मैंने क्या बताया? फॉरेन ब्रांच में जो भी हो रहा है अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम सिर्फ इतना बताओ हमें कि तुमको वहां पर क्या देखना है, हम उसकी कॉपीज मंगा के तुम्हें दे देंगे, 15 दिन में दे दे होती है। चलो लिखो आप, इंस्पेक्शन एट फॉरेन ब्रांच। डायरेक्टर्स आर नॉट अलाउड to undertake inspection of directors are not allowed to undertake inspection of foreign branch. If directors need some information from foreign branch, comma, तो क्या होगा? Company shall provide the same in 15 days. Company shall provide the same in 15 days, but in any case, director cannot visit foreign branch for inspection purpose. वैसे वो घूम कर देख कर आना चाहे तो हम ये मना थोड़ी कर देंगे, अंदर नहीं घुसोगे। फॉरेन ब्रांच का इंस्पेक्शन अलाउड नहीं है। क्लियर हो गई जी बात? डायरेक्टर्स आर नॉट अलाउड टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ फॉरेन ब्रांच if directors need some information from foreign branch, company shall provide the same in 15 days, but in any case director cannot visit foreign branch for inspection purpose. समझ आया आप सबको? ऑल राइट। निशान जी का जो सवाल था कि अगर कंपनी 24 घंटे चल रही है तो वो तो मैंने आपको बता दिया, सॉल्यूशन हो गया। ऑल राइट, चलो। रिक्वेस्ट फ्रॉम डायरेक्टर रिगार्डिंग फॉरेन ब्रांच, इसमें लिख दो मस्ट बी रेज्ड विद
रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब उसे रिक्वेस्ट कहां करनी होगी? फॉरेन ब्रांच को चिट्ठी सीधे ना भेज दे, वो जो उसको रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे कुछ दिखाओ विदेशी ब्रांच में क्या चल रहा है, उस रिक्वेस्ट के लिए वो रजिस्टर्ड ऑफिस में लेटर भेजेगा, ब्रांच ऑफिस में नहीं। आपके एग्जाम में तो अभी तक ये टॉपिक नहीं आया, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये टॉपिक आया कि डायरेक्टर ने विदेशी ब्रांच को सीधे चिट्ठी लिख दी कि भाई मेरे लिए वहां आना अलाउड तो नहीं है, लेकिन मैं यहीं बैठे तुमसे जानना चाहता हूं कैश पोजीशन क्या है, मुझे बताओ। तू कौन होता है भाई पूछने वाला? तू कंपनी का है, कंपनी तेरी नहीं है। ये डायलॉग नहीं है, ये कोटेशन है, इसे पी जाओ। डायरेक्टर कंपनी का होता है, कंपनी डायरेक्टर की नहीं होती कि उसे अपनी मर्जी से चलाए। ठीक है, अगली हेडिंग, इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर थ्रू एजेंट है। ये क्या है? एजेंट मतलब सर मान लो कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करना चाहता है। कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करना चाहता है, लेकिन अकाउंट्स चेक करने का उसे कुछ आता जाता है नहीं। डायरेक्टर के मन में यह शक है कि कहीं कंपनी के पैसे इधर उधर तो नहीं जा रहे, एक बार देखूं तो यार हो क्या रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के अंदर कुछ 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 घोटाले चल रहे हो। लेकिन वो कह रहा है यार चेक कैसे करूं, मेरे को आता जाता तो कुछ है नहीं चेक करना। वो कह रहा मुझे पता ही नहीं कैसे चेक करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अकाउंट्स का तो एबीसीडी नहीं आता, मैं क्या डेबिट क्या क्रेडिट क्या अकाउंटिंग क्या स्टैंडर्ड। वो कह रहा है ऐसा करता हूं, किसी समझदार अकाउंटेंट को ले जाता हूं अपने साथ, और उस अकाउंटेंट को अपने साथ ले जाता हूं या उसी को भेज देता हूं, मेरे बिहाफ पे वो चेक कर लेगा। भाई मेरी शक्ति है कि मैं चेकिंग कर सकता हूं, तो मुझे यह भी शक्ति होनी चाहिए कि मैं चेकिंग खुद करूं या मैं किसी को भेज दूं चेकिंग करने। सर ये अलाउड नहीं है। चेकिंग करने के लिए आप आना चाहें स्वयं तो आ जाइए, आपको नहीं आते चेक करना तो घर बैठिए, किसी और को नहीं बुलाएंगे हम। वो कह रहा है जी मुझे तो पता नहीं। हाँ तुम सीख लीजिए। वो कह रहा है जब मेरी शक्ति है तो मैं किसी को सौंप सकता हूं, नहीं सौंप सकते। किसी भी एजेंट अटॉर्नी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप इंस्पेक्शन करने नहीं आ सकते, बस बात खत्म। इंस्पेक्शन करने का अधिकार केवल और केवल एक ही आदमी को है जिसका नाम है डायरेक्टर, वो भी इन पर्सनल कैपेसिटी। आइए लिखिए, ओनली डायरेक्टर is allowed to perform inspection. Only director is allowed to perform inspection. इसी के आगे लिखिए, डायरेक्टर कैन नॉट सेंड his representative, accountant, agent or attorney to do the inspection. ठीक है, चलो इसे नोट कर लो। और अगली पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के इंस्पेक्शन का क्या होगा? सर अपने घर का इंस्पेक्शन कर लो यार। तुम अपनी कंपनी के घर के अंदर देखो ना, अपनी कंपनी की चार दीवारी के अंदर देखो क्या चल रहा है। तुम्हें सब्सिडरी के घर में भी झांकना है? डायरेक्टर को परमिशन नहीं है सब्सिडरी कंपनी में जाकर झांकने की। अगर होल्डिंग कंपनी चाहती है कि सब्सिडरी के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन हो, तो सारे होल्डिंग कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो मीटिंग करके डिसाइड करेंगे कि ऐसा करना है कि नहीं करना। फिर वो जिसको भेजेंगे वो जाके इंस्पेक्शन कर लेगा। लेकिन जो डायरेक्टर है उससे कहो थोड़ा निगाहें बाहर की तरफ कम और घर की तरफ ज्यादा रखे। डायरेक्टर से कहो कि ऐसा है, कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अपने घर की जनरल एंट्री यार सुधार लो, सब्सिडरी कंपनी में झांक के देखेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, लिखो आप,
inspection of accounts of subsidiary company, inspection of accounts of subsidiary company can be done only if authorized by board of directors collectively of होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली ये परमिशन देंगे तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता. होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो आपस में मिलकर बैठेंगे, वो बोर्ड मीटिंग करेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि इंस्पेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. 16 पॉइंट हमने पढ़ लिए. एक पैराग्राफ आज हम और करेंगे, एक पैराग्राफ और लिख लिया. चलो अब सेक्शन 128 का सबसेक्शन 4 हम करेंगे. इसमें पैराग्राफ कहता है असिस्टेंस फ्रॉम कंपनी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन. ऑब्वियसली अरे अगर डायरेक्टर इंस्पेक्शन करने आया, वो कह रहा है जरा अकाउंट्स दिखाना, वो कह रहा है अरे कोई है नहीं ना, अभी बाद में दिखाएंगे, बिजी हैं हम, तो तुमने मान लो उसको शक्ति तो दे दी डायरेक्टर को कि तुम आके इंस्पेक्शन कर सकते हो. लेकिन जब वो इंस्पेक्शन करने आए उसके साथ अच्छा व्यवहार ना हो, तो वो इंस्पेक्शन करने आए उसकी मदद ना करी जाए, तो वो इंस्पेक्शन करने आ रहा है जो कागज मांग रहा है आप उसे दिखा नहीं रहे, तो ये भी तो गलत बात है. यहां पर सेक्शन 128 कहता है कि कंपनी के ऑफिसर्स, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के जो लोग हैं वो पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे उस डायरेक्टर को जो इंस्पेक्शन करने आया है. ठीक है, लिखो. All officers and employees of the company shall cooperate with director who came to do inspection. Right? Full stop. They shall provide all necessary assistance. They shall provide all necessary assistance. They shall provide all necessary assistance to the director. ठीक है, उसका मदद करो भाई, उसका सपोर्ट करो. लेकिन अगली बात बड़ी काम की है कि जो असिस्टेंस देना है, जो मदद करनी है, जो सपोर्ट करना है, जो कोऑपरेट करना है, वो रीजनेबल लेवल का करना है. ऐसा नहीं करना है कि उसे चीफ गेस्ट की तरह उसका कोई सम्मान समारोह आयोजित करना है. डायरेक्टर साहब आए, डायरेक्टर साहब आए, डायरेक्टर साहब आए, क्या खाएंगे डायरेक्टर साहब, आप सिंहासन नहीं सजाना है उनके लिए. रीजनेबल असिस्टेंस जो इंस्पेक्शन करने के लिए जरूरी है, सिर्फ वो करना है और कुछ नहीं. लिखिए आप. लिखिएगा, असिस्टेंस टू बी गिवन by officers and employees is expected to be reasonable in nature. Full stop. Any special arrangements are not needed
किसी भी प्रकार के विशेष इंतजाम की जरूरत नहीं है. Assistance to be given by officers and employees is expected to be reasonable in nature. Any special arrangements are not needed. किसी प्रकार का कोई विशेष आयोजन नहीं करना है साहब. डायरेक्टर आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है. पता चला पूरा ताज होटल खुलवा दिया, उसके लिए डायरेक्टर आया हुआ है. ये कुछ नहीं करना है. नॉर्मल नेसेसरी जो असिस्टेंस चाहिए बस आपने वो देनी है और कुछ नहीं करना है. ठीक है सर, क्लियर हो गई बात? पक्का समझ आ गया आप? एक ही छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, 5वां सबसेक्शन. या फिर समय लग जाएगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अगली मुलाकात में कर लेंगे. चलो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहां पूरी कर लेते हैं. फिर वो सेक्शन ना फटाफट फटाफट खत्म कराना पड़ेगा. मैं आपको दिखा देता हूं बचा क्या है. ये सेक्शन 128 का 5वां पैराग्राफ है, 5वां सबसेक्शन है प्रिजर्वेशन पीरियड को लेके कि कितने साल तक आपको अकाउंट संभाल के रखने हैं. सबसेक्शन 6 है उन लोगों के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी अकाउंट संभाल के रखना. अगर उन्होंने नहीं संभाल के रखा तो इतना फाइन और पेनल्टी लग जाएगा. और उसके बाद फिर सेक्शन 129 आ जाएगा. लगभग 3 क्लासें लगेंगी और ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा. अगली क्लास में तो आप मान के चलिए 128 पूरा हो जाएगा और 129 पूरा हो जाएगा. फिर उसके बाद जो सेक्शंस हैं उसमें 134 और 135 थोड़े से बड़े हैं, बाकी सब कुछ बहुत छोटा है. ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. गुड बाय.